मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरा नाम अनीला है। मेरी पैदाइश के कुछ माह बाद मेरी माँ ने मेरे वालिद से तलाक ले ली थी। फिर अब्बू ने ही मुझे माँ और बाप बनकर पाला था। उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। मेरे वालिद का अच्छा खासा बिजनेस था। घर में किसी चीज की कमी ना थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी जब एक रोज मैं अपनी मुलाजमा के साथ एक बड़े प्लाजा में कुछ खरीदने के लिए गई हुई थी। खरीदारी के बाद जब रकम की अदायगी के लिए काउंटर पर पहुंची तो एक नौजवान को देखा जो बहुत खूबरू था। कोई अमीरजादा लग रहा था। मैंने रकम अदा की और जब तक मैं वहां खड़ी रही वो मुझे बगौर देखता रहा। मैं उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर शॉपिंग सेंटर से निकल आई। मैं और मेरी मुलाजमा ने पास ही एक दही भल्ले वाली शॉप से दही भल्ले खाए और हम घर आ गए। इस बात को एक हफ्ता गुजर चुका था। एक शाम टीवी देख रही थी कि फोन की घंटी बजी। मेरे जाने से पहले ही मेरी मुलाजमा ने फोन उठा लिया। उसी वक्त वो मेरे पास आई और बोली, बीबी साहिबा, आपका फोन है। और वो अपना नाम अदनान बता रहे हैं। मैं किसी अदनान को नहीं जानती थी। फिर सोचा कि हो सकता है बाबा के ऑफिस से किसी ने कॉल की हो सकता है बाबा के बारे में कुछ पूछना हो, क्योंकि उन दिनों बाबा शहर से बाहर गए हुए थे। बाबा का मोबाइल ऑफ होता तो अक्सर घर वाले नंबर पर कॉल आ जाती थी। बाबा ने इमरजेंसी के लिए ये नंबर दिया हुआ था। मैंने टीवी बंद किया और फोन सुनने के लिए चली गई। मैंने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से किसी लड़के ने सलाम किया और बोला, मैडम, मैं फलां प्लाजे से बात कर रहा हूँ। एक हफ्ता पहले आपने हमारी शॉप से कुछ शॉपिंग की थी। खरीदारी की पेमेंट करते वक्त आपके कुछ पैसे वही काउंटर पर रह गए थे। दो 5-5 हजार वाले नोट थे। शायद आप उस दिन जल्दी में थी। बड़ी मुश्किल से आपका नंबर और एड्रेस मिला है। क्या ये पैसे आपके एड्रेस पर पोस्ट कर दूं या आप खुद लेने आएंगी? अगर आप खुद आ जाएं तो मैडम हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। आप ये पैसे अपने पास रख लें, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। मैंने कदरे तुर्शी से जवाब दिया और फोन रख दिया। ये आवारा मिजाज लड़के जाने खुद को क्या समझते हैं। इतने दिन बाद उस हीरो को मुझसे राब्ते की खातिर ये बहाना अच्छा सूझा। अब मुझे डर था कि ये कहीं मेरे पीछे ही ना पड़ जाए। खैर, उसके बाद उसने दोबारा फोन ना किया। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, क्योंकि इस तरह के लड़के तो पीछे ही पड़ जाते हैं। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा आदमी हमारे घर आया। इत्तफाक से मैं गेट के पास थी। पूछा, बाबा जी किससे मिलना है? कहने लगे, बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ। जहाँ काम करता था उन्होंने निकाल दिया है। मालिक कहता था कि तुम अब बूढ़े हो गए हो, अब हमारे किसी काम के नहीं हो। बेटी, मैं एफए पास हूँ, मुलाजमत की तलाश में हूँ। मैंने कहा, बाबा जी, ये तो आपके आराम करने के दिन हैं। वो बोला, बेटी, बुढ़ापे में आराम किस्मत वालों को मिलता है। हालात से मजबूर हूँ। जब कोई करने वाला ना हो, खुद मेहनत करके पेट पालना पड़ता है। बाबा के कपड़े साफ सुथरे थे और हुलिया बता रहा था कि उनका किसी अच्छे घराने से ताल्लुक होगा। ना जाने किन हालात में ये मुलाजमत तलाश करने निकला था। मेरे हसास दिल ने उस बूढ़े का दर्द महसूस करते हुए कहा, ठीक है बाबा जी, मैं अपने वालिद से बात करूंगी। वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए जगह निकाल लेंगे। फिलहाल आप कुछ रकम रख लें, आपको शायद जरूरत हो। मैंने मुलाजमा को आवाज दी और उसे अपना पर्स लाने को कहा। जब मुलाजमा पर्स ले आई तो मैंने 1,000 का नोट निकाल कर बाबा जी की तरफ बढ़ाया, मगर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे, बेटी, मैं भिखारी नहीं हूँ, मांगने नहीं आया। मैं तो मुलाजमत की तलाश में घूम रहा हूँ। मुलाजमत मिल जाए, बस यही आपकी मेहरबानी होगी। मैंने एक बार फिर उन्हें पैसे देने की कोशिश की और कहा कि आप ये रख लें, आपके काम आएंगे और मुलाजमत भी मिल जाएगी, मगर उन्होंने इस बार फिर इनकार कर दिया। अभी ये बात सोच ही रही थी कि हमारा चौकीदार आ गया। मैंने चौकीदार को ताकीद की कि इन बाबा जी से इनका फोन नंबर अगर कोई है तो ले लो, या फिर जो भी राब्ते का जरिया हो मालूम कर लो। जब अब्बू घर आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी। फिर सोचा शायद चौकीदार ज्यादा परवाह ना करे। तभी बूढ़े आदमी को कहा, ऐसा करें, आप कल शाम को आ जाएं। आज रात मैं अपने वालिद से बात करूंगी, हो सका तो कल आपको उनसे मिलवा दूंगी। वो दुआएं देता चला गया। शाम को अब्बू आए तो मैंने उस बूढ़े शख्स का जिक्र किया और बताया कि वो भिखारी नहीं था, बस उसे मुलाजमत की जरूरत है।
والد साहब ने बड़े गौर से मेरी बात सुनी। मैंने कहा, प्लीज बाबा, आप उन्हें काम पर रख लें, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। वालिद साहब ने मेरे चेहरे के तासुरात देखे और फिर बोले, ठीक है बेटी, कल शाम को मिल लूंगा और कहीं न कहीं दफ्तर या फैक्ट्री में जगह निकाल लूंगा। अगले रोज शाम को मुकर्ररा वक्त पर बेल हुई। वालिद साहब घर पर थे। चौकीदार ने बताया, कल वाला बूढ़ा शख्स आया है। वालिद साहब ने कहा, उसको अंदर ले आओ। सफेद लिबास में बारिश बुजुर्ग चेहरे पर शराफत लिए अंदर आया। अब्बू ने एक नजर में पहचान लिया कि ये अच्छे खानदान का है। दो चार बातें करके कहा, बाबा जी, क्या आप मेरे घर पर रहना पसंद करेंगे? मेरी बेटी की मां नहीं है, वो आया के साथ रहती है। मैं फैक्ट्री चला जाता हूँ, अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर भी जाना पड़ जाता है। इसे 100 तरह के घरेलू मसाइल दरपेश होते हैं। ये फोन करती रहती है। नौजवान मुलाजिम को मैं घर के अंदर नहीं आने देता। चौकीदार गेट पर और ड्राइवर भी घर से बाहर होते हैं। एक मुलाजमा है, वो भी शाम के वक्त अपने घर चली जाती है। आप घर में रहेंगे तो मुझे फिक्र ना होगी। बुजुर्ग ने जरा सा तवक्कुफ करके कहा, मेरी भी एक बेटी थी, उसकी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। न उसे बेटी की फिक्र थी और ना ही मेरी। बेटी हर वक्त अपनी माँ की जुदाई के गम में रहती थी। 7 बरस की उम्र में उसको बिजली का करंट लगा। उस वक्त वो घर में अकेली थी और मैं काम पर था। हमसाई के जिम्मे लगाकर जाता था कि वो मेरी बेटी का ख्याल रखेगी, मगर वो ख्याल ना रख सकी और मेरी बेटी फौत हो गई। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। आपकी बेटी मेरी बेटी जैसी है। उन्होंने मेरी जानिब इशारा किया। बुजुर्ग के दुखी होने पर मैं भी आपदीदा हो गई, क्योंकि मैंने भी माँ की जुदाई का दर्द सहा था। अब्बू ने मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की थी। वो मुझे बेहद अजीज रखते थे। उन्होंने ही मेरी परवरिश की थी। मेरी वालदा से उनकी मोहब्बत की शादी थी। यूनिवर्सिटी दौर में ही उन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया था और शादी का फैसला भी कर लिया था, मगर घर वाले ना माने। बिलाखिर सारे घर वालों की मुखालफत के बावजूद अपने पसंद की लड़की से शादी की, जिसमें उनके वालिदैन बहन भाई ने शिरकत ना की। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया तो उसके बाद अब्बू से उनका ना जाने किस वजह से झगड़ा रहने लगा। बिलाखिर मामला तलाक पर खत्म हो गया। उन दिनों में सिर्फ 9 माह की थी। अम्मी को मुझ पर भी तरस ना आया और वो मुझे वालिद के हवाले करके चली गईं। उनके जाने के बाद वालिद साहब ने मुझे माँ और बाप बनकर पाला। फिर काम की मसरूफियत की वजह से एक बेसहारा और ढेर उम्र औरत के सपुर्द कर दिया, जो पहले से अब्बू के घर मुलाजमा थी। उसने मुझे पाला और वही अब तक मेरे साथ रहती थी, मगर शाम को वो भी अपने घर चली जाती थी। ददियाल वालों ने ना ही मुझे देखा और ना मिलते थे। क्यों? वजह का इल्म नहीं। जब 5 साल की हो गई, अब्बू ने स्कूल दाखिल करा दिया। खुद छोड़ने और लेने जाते थे। उन्होंने बाप की शफकत और माँ का प्यार दोनों दिया। बिन माँ की बच्ची थी, लेकिन अब्बू की मुतवाजन शख्सियत के सबब मैं खुद भी नॉर्मल शख्सियत की मालिक थी, लेकिन माँ की कमी हर कदम पर महसूस करती थी। मैं घरेलू किस्म की लड़की थी। स्कूल से घर, फिर घर से कॉलेज, कहीं और अब्बू के बगैर आती जाती ना थी। बस कभी कभार मुलाजमा के साथ शॉपिंग करने चली जाती थी। मेरी सारी दास्तान सुनने के बाद उन बाबा जी ने हमारे घर मुलाजमत के लिए हामी भर ली। वालिद साहब भी खुश थे कि अब वो मेरी वजह से परेशान नहीं रहेंगे। उन बाबा जी का नाम अजीम था। बाज बुजुर्ग इतने शफीक और मेहरबान होते हैं कि हर उम्र के बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं। मेरा भी अजीम बाबा के साथ दिल लग गया था। वो घर के कामों में मदद करते और फारिग वक्त में मेरे साथ बहुत सारी बातें करते, हंसी मजाक भी किया करते थे। मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती। वो नेकी और भलाई के बारे में भी बातें किया करते थे। बाकी वक्त हमारे बंगले की देखभाल में सर्फ कर देते थे। उनके आने से यूं लगता था जैसे हमारे घर के मुर्दा माहौल में कोई तवाना और नेक रूह आ गई हो। माँ के गैर मौजूद होने के एहसास से जो घर खाली खाली लगता था, वो भरा भरा महसूस होता था। अब्बू के इस फैसले पर मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने इनको फैक्ट्री में मुलाजिम रखने की बजाय घर में पनाह दे दी थी। बाबा की हैसियत हमारे यहाँ घर के एक फर्द की सी हो गई। उनके जिम्मे कोई काम नहीं था। उन्होंने खुद काफी काम संभाल लिए थे। खास तौर पर वो हमारे घर की निगरानी के फराइज अंजाम देने लगे। मैं जल्द बाबा से मानूस हो गई। मुझे तो वो पहले दिन से ही अच्छे लगे थे। दिल चाहता कि उनको अपने पास बिठाकर बस उनकी बातें सुनती रहूं। उनको अक्सर यही फिक्र रहती कि मैंने कुछ खाया कि नहीं,
وہ ایک ماں کی طرح میرا خیال رکھتے تھے۔ بابا کھانا پکانا بھی جانتے تھے۔ میں منع کرتی تو کہتے بیٹی کچن کو نوکروں پر نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اپنا کھانا خود اپنے ہاتھ سے پکانا چاہیے۔ وہ اپنا کھانا خود بنانا پسند کرتے تھے، کچن کو صاف ستھرا رکھتے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بھی کھانا پکانے میں دلچسپی لینے لگی۔ وہ بریانی بہت اچھی بنا لیتے تھے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ مجھے تو کوکنگ کا شوق ہی نہیں تھا، مگر وہ کہتے بیٹی کھانا پکانا لازمی سیکھو، اب تمہاری بھی شادی ہونی ہے۔ اگر تمہارے شوہر کو نوکروں کا کھانا پسند نہ آئے اور وہ تمہیں کہہ دے کہ تم خود میرے لیے کھانا بناؤ تو پھر کیا کرو گی؟ بیٹی ویسے بھی شوہر کو اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے ان کی باتیں بہت اچھی لگتی تھی، میں نے کبھی بھی برا نہیں منایا تھا۔ سچ کہوں تو مجھے آج تک کسی نے اس طرح سے نہیں سمجھایا تھا جیسے وہ سمجھاتے تھے۔ میری زندگی بہت خوشگوار ہو گئی تھی۔ اب میں جہاں بھی جاتی بابا عظیم کو ساتھ لے جاتی، شاپنگ کے لیے یا پھر کبھی کسی کلاس فیلو کے گھر۔ میں جب تک وہاں رہتی وہ گاڑی میں بیٹھے رہتے۔ والد صاحب کو پسند نہ تھا کہ میں نوجوان ملازموں کے ساتھ کہیں جاؤں، تبھی گھومنے پھرنے کی بجائے گھر میں رہا کرتی تھی۔ بابا ساتھ ہوتے تو گھومنے پھرنے کی اجازت مل جاتی۔ اب سہیلیوں کے ساتھ تفریح کے لیے کسی پارک یا ریسٹورینٹ میں بھی جا سکتی تھی۔ بابا کے ہمراہ جانے سے مجھے کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی، بلکہ سکون محسوس ہوتا تھا۔ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی، تحفظ کا بھرپور احساس ملتا تھا۔ ایک روز میں اچانک ڈرائنگ روم میں گئی، بابا اور والد صاحب کی باتیں سن کر حیران رہ گئی کہ بابا عظیم ایک ماہ کی چھٹی کے لیے اجازت طلب کر رہے تھے۔ 2 ماہ میں انہوں نے ہمارے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ والد صاحب نے انہیں تنخواہ دی اور ان کی چھٹی منظور کر لی۔ ان کے جانے سے میں بہت اداس ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے جانا ہی تھا۔ اپنے گھر کی یاد ان کو ستا رہی تھی۔ وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ میں کافی دن اداس رہی، جیسے میری کوئی خاص چیز کھو گئی ہو۔ یہ 1 ماہ کا وقت بہت مشکل سے گزارا تھا۔ عظیم بابا کو گئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ اب وہ آ جائیں گے۔ ان کا انتظار تھا مگر وہ نہیں آئے۔ پھر ایک روز والد صاحب نے بتایا کہ وہ آ رہے ہیں۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، لیکن وہ اکیلے نہیں آئے، اپنے بیٹے کے ہمراہ آئے۔ اس دن تو ان کا حلیہ ہی کچھ اور تھا۔ ایک بڑی سی گاڑی میں آئے تھے۔ حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب یہ معلوم ہوا کہ عظیم بابا کوئی معمولی آدمی نہ تھے، وہ اس شہر کے رئیس آدمی تھے، اور جس مال پلازا میں جا کر میں نے شاپنگ کی تھی وہ اس کے مالک تھے۔ اس مرتبہ وہ اپنی قیمتی گاڑی پر آئے اور ابو سے میرا ہاتھ مانگا۔ بیٹا بھی ساتھ تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے شاپنگ مال میں مجھے بغور دیکھا تھا اور پھر پیسوں کے بہانے فون کیا تھا۔ اب آتی ہوں اصل قصے کی طرف۔ عظیم بابا کا اصل نام عظیم تھا اور بیٹے کا نام عدنان تھا۔ عدنان نے مال پر شاپنگ کرتے ہوئے مجھے پہلی نظر دیکھا تو پسند کر لیا۔ وہ اپنے والد کو کہا کرتا تھا کہ میں لڑکی کو دیکھے بغیر شادی نہیں کروں گا۔ اسی پر معاملہ اٹکا ہوا تھا۔ جب میرے بارے میں باپ کو بتایا تو عظیم بابا نے کہا کہ میں بھی جب تک لڑکی کا خاندان، اس کا چال چلن نہ پرکھ لوں تمہاری شادی نہیں کروں گا۔ میں نے خود جوانی میں یہی غلطی کی تھی کہ ایک نظر لڑکی کو دیکھا، دل کو بھائی اور بغیر سوچے سمجھے شادی کر لی تھی۔ اس نے نبھا نہ کیا اور جب تم سال بھر کے تھے وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، خلا لے لی۔ میں نے بھی اس شرط پر اس کا خلا قبول کیا کہ بیٹا نہ دوں گا۔ اسے شاید بیٹے کی چاہ بھی نہ تھی۔ وہ سمجھتی کہ میں اتنا چھوٹا بچہ سنبھال نہ سکوں گا تو خود واپس کر دوں گا، مگر میں نے پھر بھی بیٹا ماں کے حوالے نہ کیا۔ کن وقتوں سے پال پوس کر جوان کیا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ اب اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کے معاملے کو اس کے جذباتی پن اور تجربے کی بھیڑ نہیں چڑھنے دوں گا۔ باپ کا موقف سن کر ان کی شرط کو عدنان نے مان لیا۔ ماں نہ تھی کہ لڑکی کو دیکھنے پرکھنے کے لیے ہمارے گھر بار بار آتی۔ بس بابا نے ملازم کا روپ دھارا اور اللہ نے جوڑی ملانی تھی تو ان کا راستہ آسان کیا۔ یوں ہمارے گھر رہ کر انہوں نے میری عادات و اطوار کا مطالعہ کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ میں ایک امیر آدمی کی اکلوتی لڑکی ہوں، آزاد خیال، خود سر ہو سکتی ہوں، ماں کے بغیر گھرداری کی تربیت بھی نہ ملی ہوگی۔ عظیم بابا کے خیال میں عموماً ایسے گھر کی لڑکیاں اچھی بہو ثابت نہیں ہوتی۔ وہ بیٹی کی شادی کو کامیاب اور گھر کو آرام و سکون کا گہوارہ دیکھنا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ ادھر ابو کا بھی اس معاملے میں کچھ ایسا ہی حال تھا کہ محبت کی شادی کر کے پچھتانا پڑا تھا۔
जबकि अजीम बाबा को गुमान था कि अदनान और मुझ में कहीं फ़ोन पर मोहब्बत वाला ड्रामा ना चल पड़ा हो। इधर अब्बू को मेरी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी तो मालूम हुआ कि बिन माँ के बेटी की परवरिश कितनी कठिन होती है। दूसरी शादी भी मेरी खातिर ना की थी, अगर आया ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। जब अजीम बाबा ने तमाम अहवाल बताकर अब्बू से माजरत तलब की और मुद्दा बयान किया तो वालिद साहब ने चंद दिन सोचने का वक्त मांगा। कुछ दिन बाद मेरी रजामंदी से उनके बेटे से मिले और फिर हाँ कह दी। यूं मेरी शादी अजीम बाबा के बेटे अदनान से हो गई। अदनान की दिली मुराद पूरी हो गई और अजीम बाबा को ऐसी बहू मिल गई कि जो उनके तस्वुर में बसी थी। मैं कभी खसारे में ना रही। अदनान उनके इकलौते बेटे थे और मैं अब्बू की इकलौती बेटी थी। वालिद और मेरे ससुर एक दूसरे से नाता जोड़कर बहुत खुश थे और मैं अदनान को पाकर खुश और मुतमईन थी, क्योंकि वो इतने अच्छे हैं कि शायद ही कोई उन जैसा हो। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने जिंदगी की सारी खुशियां पाली हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।